अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हालांकि उनके बारे में कुछ कहना सूरज की रोशनी को दिया दिखाने जैसी बात होगी, लेकिन जब वो हस्ती हमारे बीच मौजूद है तो उनके बारे में कहे बिना मैं कैसे चुप रह सकता हूँ। बात कर रहे हैं हम मन से कवि और व्यवसाय से IPS श्री पवन जैन की। भारतीय पुलिस सेवा में उच्चाधिकारी का पद संभालने वाले और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सम्मुख आजीवन ईमानदारी, लगन और मानव सेवा का संकल्प लेने वाले श्री पवन जैन अत्यधिक व्यस्त रहने के पश्चात भी मानव सेवा को अपना परम धर्म मानते हैं और अपने इस धर्म को निभाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं। मानव सेवा के इस महान यज्ञ में अपने कार्यों की आहुति देने वाले श्री पवन जैन का मानना है कि अगर समाज का हर सामर्थ्यवान और सक्षम व्यक्ति अपनी मातृभूमि की सेवा और दीन दुखियारों के आंसू पोंछकर उनके जीवन में मुस्कान फैलाने का कार्य करे तो निश्चय ही इस पृथ्वी पर कोई दुखी नहीं रहे। श्री जैन इस विषय में अपनी लिखी हुई ये पंक्तियां दोहराते हैं, क्या करेगा प्यार वो ईमान को, कर न पाया प्यार जो इंसान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को। कवि हृदय श्री पवन जैन स्वयं राष्ट्र के अति विशिष्ट कवियों में गिने जाते हैं। उनके कर कमलों से प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में जगह जगह नेत्र ऑपरेशन और दंत ऑपरेशन के निःशुल्क शिविर भी आयोजित किए जाते हैं और ये सब बाबूलाल जैन सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है। बात बाबूलाल जैन सेवा संस्थान की चली है तो आइए श्री पवन जैन और उनके परिवार वालों के द्वारा स्थापित इस संस्थान के बारे में जानकारी दे दी जाए। भारतीय पुलिस के महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस श्री पवन जैन ने अपने काव्यों में कितनी बार अपनी अभिलाषा व्यक्त की है कि समाज में अंतिम छोर पर बैठे हर इंसान की दिवाली को रोशन किया जाए। इसी कार्य के लिए उन्होंने श्री बाबूलाल जैन सेवा संस्थान की स्थापना की। श्री पवन जैन और उनके सद कार्यों को देखते हुए उनके बारे में उन्हें जानने वाले लोगों का यही कहना है कि श्री जैन एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं और उससे भी बड़े कवि हैं और उससे भी कहीं ज्यादा बड़े वे इंसान हैं। दिल्ली से प्रकाशित होने वाली देश की पुलिस को समर्पित पत्रिका दोस्त पुलिस के प्रधान संपादक विनोद भारती श्री पवन जैन की अनुशंसा में मात्र ये ही शब्द कहते हैं कि हर दीन दुखी को चैन मिलेगा, वर्षों महीनों हफ्तों दिन रैन मिलेगा। उस धरती के भाग्य निश्चित ही जाग जाएंगे जिस धरती को लाल पवन जैन मिलेगा। दिल खोल के स्वागत कीजिए सहृदय कवि, कठोर पुलिस ऑफिसर और अच्छे इंसान के रूप में जाने जाने वाले और प्रथम दोस्त पुलिस अवार्ड विजेता श्री पवन जैन का। मंच को प्रणाम करता हूं। मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक और जो कुछ भी मैंने अच्छा लिखा है वो आदरणीय अशोक चक्रधर जी का है और जो कुछ भी गलतियां हैं वो मेरी हैं। मैं यूँ तो पूरी दुनिया में पुलिस की पीड़ा गाता हूं। 35 साल से काव्य मंचों पर हूं और जब भी किसी मंच पर जाता हूं एक ही कामना, एक ही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, प्रभु से, पैगंबर से, खुदा से कि तू कुछ और ना कर, बस इतना कर देना कि मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए जब होली, दिवाली, ईद, बैसाखी पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ मनाएं। मैं जब भी कहीं गया, चाहे वो विश्व हिंदी सम्मेलन का मंच हो न्यूयॉर्क में, जोहान्सबर्ग में, भोपाल में, तो लोग एक बात करते हैं कि पुलिस और कविता। तो मैं इन पंक्तियों के साथ आपसे जुड़ना चाहता हूं। बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत। आदमी हूं कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। मैं अपनी बात कहूंगा कविता के माध्यम से ही कहूं। दोस्तों,
3 साल पहले शुरुआत हुई थी। एक अदृश्य वायरस था और दुनिया के 750 करोड़ लोग घरों में डरे थे, दुबके थे। तब 2 लोग थे, अगर वो नहीं होते तो हम में से बहुत से लोग नहीं होते। हिंदुस्तान को इस बात का फक्र होना चाहिए कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहादत अगर कहीं सफेद वर्दी के डॉक्टरों ने दी तो वो हिंदुस्तान में दी। 1800 हमारे डॉक्टर थे जो अस्पतालों में अंतिम दम तक काम करते रहे दूसरों की हिफाजत के लिए और बलिवेदी पर कुर्बान हो गए। मुझे ये कहने में और फक्र है कि एक और लोग थे, कर्मवीर कहिए, योद्धा कहिए, कोरोना के 2718 खाकी वर्दी के पुलिसकर्मी थे जो दूसरों की हिफाजत के लिए शहीद हुए। मैं उनको इन पंक्तियों के साथ नमन करना चाहता हूं। कौन कहता है सो गए हो तुम, कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। मैं अपनी कविता की भूमिका में कतील सिपाही का एक शेर कहना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। मेरी पंक्तियां समर्पित है कोरोना के उन योद्धाओं को। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे तब हम आपकी सुरक्षा के लिए खाकी पहनकर गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद का इलाज कराने में या किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हां, पहली पंक्ति में वर्दी पहनकर हम ही तो खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने वार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे, क्योंकि डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सब तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर फिर भी हम मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। एक दृश्य दिखाना चाहता हूं आपको कोरोना काल का। बंद थे शहर, बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, सन्नाटा भारी था। इस नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। लोगों का परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। यूं तो हमारे भी हजारों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, मगर फिर भी हम मुस्तैद होकर अपने फर्ज पर अड़े थे। अंतिम पंक्तियां दुनिया के उन सारे लोगों के नाम जिनके घरों में बेटियां हैं। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, सच कहूं, सच बताऊं, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन,
मैं भी ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरे में भी हम मशाल थाम कर आगे बढ़े हैं। हर मुसीबत के सामने कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, अगर हम थोड़ा ही डगमगाते फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते यदि जन जन का हौसला ये डॉक्टर और पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग। तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। मैं एक आपके संवेदनाओं की दहरी पर एक छोटा सा दृश्य चित्र रखना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश से हूं दोस्तों, मेरी जन्मभूमि राजस्थान है और काम मध्य प्रदेश में करता हूं। पिछले कई साल से एक सर्वेक्षण होता है कि कौन सा शहर देश में सबसे ज्यादा साफ सुथरा है, क्लीन सिटी। मुझे कहने में बड़ा गर्व है कि पिछले 6 साल से इंदौर हमेशा पहले स्थान पर रहता है। लेकिन किसी शहर की सभ्यता और संस्कृति का पैमाना ये बात नहीं है कि वहां लोग कितने, शहर कितना स्वच्छ है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं। अगर किसी शहर की संस्कृति और सभ्यता का कोई पैमाना है तो वो केवल एक है कि उस शहर में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। अभी जनगणना हुई पूरी दुनिया में टाइगर की। दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर हिंदुस्तान के जंगलों में रहते हैं। मुझे फिर इस बात का फक्र है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते हैं। आप कहीं भी जाएं, माधवगढ़ जाएं, कान्हा जाएं, जिम कॉर्बेट जाएं, काजीरंगा जाएं, गिर जाएं, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जंगलों में ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं जब नन्हे चीतल को मारकर शेर शावक खा रहे होते हैं और उनकी मां शेरनी उन शेर शावकों को दुलारती है, चाटती है। लेकिन थोड़ी दूर झाड़ी में डरी सहमी उस नन्हे चीतल की मां अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही होती है। ये जंगल है। जंगल में एक मां की चीख दूसरी मां को सुनाई नहीं देती। लेकिन हम जंगल में नहीं, बस्ती में रहते हैं। हमने अपने मां और बहन और बेटी की चीख नहीं सुनी तो हम में और जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर दिल्ली में किसी दामिनी और साक्षी की, भोपाल में किसी काजल की, मेरठ में किसी इमराना की चीख नहीं सुनी तो हमको खुद को इंसान कहने का हक नहीं है। हम मानव हैं, हमको मां की चीख सुनाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून। इंसानों की बस्ती है, इंसानों की बस्ती है, कुछ फर्क दिखाई दे। मैं एक कविता जो मैं समझता हूं कि ये जो दोस्त पुलिस है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो पुलिस की अच्छाइयों को सलाम करने के लिए आगे आते हैं। मैं विनोद भारती उनके पूरे परिवार को इसलिए स्वागत करता हूं कि ये पिछले 25 साल से मेरे साथ जुड़े हैं। मेरी एक कविता है अंतिम इच्छा, जब भी इनकी मैगजीन होती है वो हमेशा उसमें होती है। और मैं उस कविता की भूमिका में इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं भी देश दुनिया में जाता हूं,
हम लोग अमेरिका में जाते हैं तो वहां की पुलिस कहती है कि आई एम ऑलवेज विद यू मैन इन ब्लू। हम लोग इंग्लैंड में जाते हैं तो वहां के दृश्य थोड़े अलग होते हैं। नन्हा सा बच्चा पुलिसकर्मी को देखकर मुस्कुराता है, पुलिसकर्मी उसको टॉफी देता है, बच्चा थैंक यू कह के आगे बढ़ जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है कि बेटा दूध पी ले, नहीं पुलिस वाले आ जाएंगे। मैं केवल दो दृश्य चित्र आपके बीच रखना चाहता हूं। एक दृश्य चित्र दिल्ली का है और एक मुंबई का। कुछ साल पहले दोस्तों दिल्ली में एक हमला हुआ था हमारे देश की आन बान और शान संसद पर। उस संसद में उस दिन 500 सांसद थे, मीडिया के भी सैकड़ों लोग थे, दर्शक दीर्घाओं में हजारों लोग थे। दुनिया की किसी बारूद की फैक्ट्री में या किसी एम्युनिशन फैक्ट्री में यह कुव्वत नहीं है कि वो कोई ऐसी गोली बना सके जो सीना देखकर लगती हो। मुझे ये कहने में सबसे ज्यादा गर्व है कि जब हिंदुस्तान पर मरने की बात आई तो उन आतंकवादियों की हर गोली कमलेश कुमारी समेत भारतीय पुलिस के 8 जवानों ने अपने सीने पर खाई। दूसरी बार हम लोग टीवी पर थे। मुंबई में कराची से चलकर 10 लोग आए और पूरी मुंबई को बंधक बना लिया। 72 घंटे तक हम लोग देखते रहे, सोचते रहे कि अब क्या होगा। एक व्यक्ति था जिसने नहीं सोचा। मुंबई पुलिस का एक एएसआई तुकाराम ओमले, उसने अजमल कसाब को जकड़ लिया। उसकी मशीन गन की सारी गोलियां उसके सीने के पार हो गई, लेकिन जब तक अजमल कसाब गिरफ्त में नहीं आया उसने उसको नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो पाकिस्तान नंगा नहीं होता। अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया अजमल कसाब को जानती है और मुंबई में लोग तुकाराम ओमले को नहीं जानते। भगत सिंह के और अजमल कसाब के फांसी के फंदे में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तब मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश में आतंकवाद कब मिटेगा, नक्सलवाद कब थमेगा, इस सवाल का जवाब मेरा सिपाही नहीं जानता। पर लोकतंत्र के मंदिर पर शीश दान करना जानता है। हमला चाहे देश की संसद पर हो, आस्था के अक्षरधाम के मंदिर पर हो, कश्मीर की विधानसभा पर हो या मुंबई के दिल पर, कोई हेमंत करकरे, कोई तुकाराम ओमले, कोई मोहन चंद शर्मा, कोई कमलेश कुमारी, कोई जिया उल हक, कोई सरदार बलजीत सिंह आएंगे और लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे पहले अपना शीश दान करके जाएंगे। इस मुल्क के लिए जो खाक होते हैं, उन खाकी वालों की भी कोई अंतिम इच्छा होती है, उसे व्यक्त करने की कोशिश मैंने की है। जहां लगे कि मैंने आपके एहसासों को आवाज़ दी है, वहां इस मंच का और आपका आशीष चाहूंगा। आतंकवादियों की गोली से मारे गए वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया तो उसके संस्मरणों में मैंने उसकी अंतिम इच्छा को इस तरह लिखे हुए पाया। मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां पूरे साल
24 घंटे मैंने कभी ताला लटका नहीं पाया। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली, तो मैंने भी मना ली दिवाली। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली, तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आंखों में नींद डुबोली। धूप सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा, मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। सच कहूं ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए, घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर ले जाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं। पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली, कभी मन मसोस डाला, कभी कल पे बात डाली। और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा, गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे। तुम ही बताओ कि वो फूल कहां से बांटे। जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे, तुम ही बताओ कि वो फूल कहां से बांटे। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींव की ईंट से शिखर तक। हर कोई बेताब है नहाने को भ्रष्टाचार की गंगा पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिख, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमकाऊं। और दोस्तों, जिस पूरी बात के लिए मैंने कविता लिखी है, वो दर्द मेरा नहीं है, लाखों पुलिस वालों का है। अभी आदरणीय अशोक जी ने कहा, पिछले 35 साल में 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए शहादत दी है। जब भी इस देश में कोई फौजी शहीद होता है, सारे मुल्क की आंखें नम होती हैं। ड्यूटी पर रोज पुलिसकर्मी मरते हैं, बहुत कम होती हैं वो आंखें जो नम होती हैं। मौत चाहे कारगिल की घाटी में हो या संसद के दरवाजे पर, मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर या छत्तीसगढ़ के जंगलों में, मौत कोई कमतर नहीं है दोस्तों। मेरे 3 साथियों ने, जिनके साथ मैंने पुलिस अकादमी हैदराबाद में ट्रेनिंग की थी, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उन्हें प्रणाम करते हुए अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। हम बांग्लादेश मुक्ति और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं। वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते हैं। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने तो हर साल यहां ड्यूटी पर मारे जाते हैं। आतंकी और लुटेरों से यह चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाए। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की, इतना तुम दिखला देना। गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग दिखा देना। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चढ़ा दे। गर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, डाकू की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता देना। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से, अपने मन से। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैसी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग
हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बद जुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो तोहमत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, थैंक यू।